आप सभी प्रतियोगियों का गैमेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में पूर्व वर्षों पर आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे थे। हम लोग वर्ष 2021 के प्रश्नों पर परिचर्चा करते हुए आज चौथी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन, गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर कर दें, जो उनके परिचित हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, ताकि उनको भी यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो परिचर्चा हो रही है, उसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग जो है समय को ध्यान देते हुए तत्काल जो है आज के प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग आज 25 प्रश्नों को लेंगे जिनको डिस्कशन करेंगे, जिनका डिस्कशन के बाद जो है एथेंटिक उत्तर को देखेंगे। साथ में उन प्रश्नों के डिस्कशन के दौरान जो नए प्रश्न बन रहे हैं, जो आगे में आपकी पीजीटी परीक्षा में आएंगे, उनको भी देखा जाएगा। चलिए आज की हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और वर्ष 2021 का क्वेश्चन नंबर 76 पर हम लोग हैं। पहला प्रश्न है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी है डॉक्टर एम.ए. अंसारी। तो यह कथन किसका है बताइए आप सभी लोग जल्दी से। तो यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का और इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है। यह है क्या कि जो जिन्ना साहब थे, जिनके बारे में बहुत सी बातें हैं कि भारत के विभाजन में प्रमुख रोल रहा है, तो वो शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं रहे हैं और मुस्लिम लीग के विरोधी रहे हैं। 1916 से लेकर के 1924 तक लखनऊ समझौते के से लेकर के उनका जो है कांग्रेस के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहा है। बाद में जो है वो कांग्रेस से अलग हुए हैं और वो जो है ये मानते थे, जैसे सूर्यनाथ बनर्जी, इनके बारे में आप जानते हैं। इन्होंने जो है 1905 में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था और बहुत सी महत्वपूर्ण आंदोलन की गतिविधियां हैं जिनके द्वारा संपादित की गई थी। तो ये दोनों जो है लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। किस तरह की डेमोक्रेसी में? लिबरल। ये समानता है दोनों में कि दोनों लोग लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। दोनों की कांग्रेस ने उपेक्षा की थी और मोहम्मद अली जिन्ना बार बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, बार बार उनको याद करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, ऑप्शन बी है भारत सरकार की ओर से, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की ओर से, डी है हिंदू समुदाय की ओर से। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, उस समझौते से ये निश्चित हुआ था गांधी जी है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होंगे, जो 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक कहां पर होगा? लंदन में होगा। लंदन में किस स्थान पर होगा? ये परीक्षा में भी पूछा गया है। सेंट जेम्स पैलेस में होगा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन इससे पूर्व हुआ था उसमें कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे, तो इसमें जो है कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए थे और
महिला प्रतिनिधि के रूप में, महिला प्रतिनिधि के रूप में 3 महिलाओं को नामित किया गया था, जिसमें थी श्रीमती सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट को नामित किया गया था। यह नामित किया था भारत सरकार ने, तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नामित किया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये 3 महिला प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? आइए और चीजें देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी बात हो चुकी है। राष्ट्रवादी दल की ओर से मदन मोहन मालवीय जो है राष्ट्रवादी दल की ओर से गए थे। महिला प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित थी सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट। अन्य गए थे तेज बहादुर सप्रू गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, आगा खां गए थे, घनश्याम दास बिड़ला गए थे, देवदास गांधी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महादेव देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय में सम्मिलित हुए थे। समझ गए? इससे आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं? ऑप्शन ए है लोथल, बी है इनाम गांव, सी है दायमाबाद, डी है रंगपुर। कौन सा स्थल है जिसमें उत्तरवर्ती लेटर हड़प्पन का भी मिलता है, मालवा का भी मिलता है और जोरवे का भी मिलता है? तो देखिए, हम लोग बात करते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में महाराष्ट्र में जो संस्कृति पाई गई उसको कहते हैं जोरवे संस्कृति। क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति कहते हैं। और इनके जो प्रतिनिधि स्थल पाए गए इनमें था जोरवे, नासिक, इनाम गांव और दायमाबाद। ये समझे आप कि जोरवे संस्कृति के जो स्थल थे वो महाराष्ट्र में पाए गए, वो ताम्र पाषाणिक थे। इन्हीं स्थलों में एक है दायमाबाद, जहां पर उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति मिली, यहां पर मालवा संस्कृति मिली और यहां पर जोरवे का है, ये तो जोरवे संस्कृति मिली। समझ गए? तीनों संस्कृतियां दायमाबाद में मिली, इसलिए ऑप्शन सी दायमाबाद करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित दायमाबाद इस संस्कृति का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल है। किस संस्कृति का? जोरवे संस्कृति का। इसके प्रारंभिक काल में उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता फिर मालवा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें रथ हाँकता मानव, गणेश की मूर्ति, गैंडा, हाथी एवं सांड आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। जोरवे संस्कृति के बारे में आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा में जोरवे संस्कृति से कोई न कोई प्रश्न आता रहता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पीजीटी प्लेलिस्ट को खोलिए, वर्ष 2005 का जो प्रश्न करवाया गया उसमें जो 5वीं क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 118 में बहुत विस्तृत रूप से और महत्वपूर्ण सभी चीजें दी गई हैं, उसको देखिए। निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 85,
79 क्वेश्चन नंबर है और कह रहा 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है सर सी शंकर नायर, बी है बदरुद्दीन तैयब, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी है दादा भाई नौरोजी। तो बातें हो रही है कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में ना, बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहीं पर जो है 72 प्रतिनिधियों के साथ में कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे रिटायर्ड सेवानिवृत्त पूर्व आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और इसका जो पूरी मीटिंग हुई थी, अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और देखिए ऑप्शन सी देखिए, इसमें है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो एक प्रश्न है कि ह्यूम जो है ये किस पद पर थे। ह्यूम जो है इस संगठन के सचिव रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस द्वारा किए जाने के कारण जो है बड़ी आलोचना होती है ना। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है करजन की दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय कहते हैं। और इन्हीं के जीवनीकार विलियम बेडनवर्ग, किनके जीवनीकार, ह्यूम के, ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल के सिद्धांत पर किया गया था, ताकि भारतीयों में जो विद्रोह या जो युद्ध या जो अंग्रेजों को भगाने की क्षमता है वह खत्म हो जाए और वह जो है एक उसको बाईपास दे दिया जाए। ये बात करते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। एक चीज और देखेंगे हम लोग, जब कांग्रेस स्थापित हुआ था तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, उन सबको देखते हैं। अभी बात हुई स्थापना 28 दिसंबर 85, संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कहां पर, बंबई में गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ना। अध्यक्ष, ये प्रश्न था आपका, यही था प्रश्न। तो अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब थे। सचिव कौन थे? ह्यूम थे। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 72 थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन सावाचा, केटी तैलंग, एस सुब्रमण्यम, बी राघवाचारी। कभी कभी प्रश्न पूछता है कौन सम्मिलित नहीं था, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देते हैं, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे थे, वहां पर व्यस्त थे। बाद में 1888 में ह्यूम के प्रयास से जो है कांग्रेस से आकर जुड़े। तो यहां से एक प्रश्न बनता है। दूसरा उद्देश्य देखिए, आप क्लियर हो जाएगा कि जो कांग्रेस उस समय स्थापित हुई तो क्या करना चाहती थी। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध विकसित करना। जो देश में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, उनको एक मंच प्रदान करना ताकि आपस में मिल सकें। करना, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित एवं मजबूत करना। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है, मजबूत करना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों में जो लोग बटे हैं वह खत्म हो और एकता की भावना कायम हो। जनप्रिय मांगों को निरूपित तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। वह मांगे जो जनप्रिय है, किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है, किसी एक धर्म विशेष की नहीं, किसी एक स्थान विशेष की नहीं है, उन मांगों पर बात नहीं करना है। जो जनप्रिय मांगे हैं
जिन मांगों पर सब जनता सहमत है उन मांगों को जो है क्या करना है, सरकार के सामने रखना है और उसके लिए मांग को पूरा कराने का प्रयास कराना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना, क्योंकि कोई भी बड़ा आंदोलन अगर हम शुरू करेंगे तो उसमें जो हमें कार्यकर्ता चाहिए वो अनुशासित होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए और संगठित होने चाहिए। वही पार्टियां भारत में सफल होती हैं जिनका कैडर मजबूत होता है। तो कांग्रेस ने शुरू में अपने कैडर को मजबूत करने के लिए शैशवावस्था में यह सब प्रयास किया था। एक कांग्रेस के उद्देश्य थे स्थापना के। आगे चलिए, प्रश्न 80 है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ए है ऑप्शन ईश्वरचंद विद्यासागर, बी है गोविंद रानाडे, सी है करसोन दास मलजी, डी है गोपाल हरि देशमुख। ना, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? लोकहितवादी कहते हैं ना। ये प्रश्न पूछा जाता है, लोकहितवादी। हुआ क्या था, जब विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मद्रास में वीरेशलिंगम, महाराष्ट्र में शास्त्री, विष्णु शास्त्री, ये लोग प्रयास कर रहे थे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए। तो उसी कड़ी में गुजरात में भी कुछ हलचल हुई और गुजरात में जो है 1852 ईस्वी में 1852 में गुजराती में एक पत्र निकाला गया, सत्य प्रकाश। यह पत्र विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था और इस पत्र को निकाला था करसोन दास मलजी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसको किसने निकाला था? करसोन दास मलजी निकाला था, इसलिए ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस पत्र का उद्देश्य क्या था? विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देना। बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के मसले को एक व्यापक आंदोलन बनाया और इस व्यापक आंदोलन के प्रभाव से 1856 में अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह की मान्यता दी गई। क्या दी गई? पुनर्विवाह की मान्यता दी गई तथा उससे उत्पन्न पुत्र को, जो विधवा फिर से शादी करेगी, जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको वैध माना गया। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को समझा। आइए इससे जुड़ी हुई और चीजें जो आपके परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं उसको देखा जाए। विष्णु शास्त्री ने विधवा विवाह को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए 1850 ईस्वी में विधवा विवाह समाज, एक पूछ लेगा ना, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की? विष्णु शास्त्री ने की। मद्रास में वीरेशलिंगम ने भी इस दिशा महत्वपूर्ण कदम उठाया। गुजरात में करसोन दास मलजी 1852 ईस्वी में विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका में उन्होंने महाराजाओं तथा पुष्टिमार्गी वैष्णववाद के वंशानुगत पुजारियों के अनैतिकता पर हमला किया। समझ गए? पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे ने, जो फर्ग्यूसन कॉलेज से प्रोफेसर थे, उन्होंने 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया और 1893 में विधवा विवाह मंडली, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, विधवा विवाह मंडली की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे। तथा 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। सबसे पहले विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? यहीं पर आपको उत्तर मिलेगा। फिर 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लाइनें हैं और 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1906 में किसने स्थापित किया? ये सब उपलब्धियां डीके कर्वे से आपको जोड़ती हैं। आइए अब जो है अगला हम लोग जो है प्रश्न नंबर 81 करते हैं। क्या है? निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? ऑप्शन ए आदि पुराण में, बी है कल्प सूत्र में, सी है तत्वर्थ सूत्र में, डी है भद्रबाहु संहिता में। अब प्रश्न में आप समझिए पार्श्वनाथ कौन थे? आपने सुना होगा जैन धर्म, इसमें होते तीर्थंकर, तो इसके 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे भाई? आप सबको पता होगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये जो है कहां इनका जन्म हुआ था? काशी नरेश थे। एक काशी नरेश, किस वंश के काशी नरेश थे? इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक काशी नरेश इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन के घर पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम बामा था। ये इक्ष्वाक वंश जो है क्षत्रिय वंश है। और भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। इसी पुस्तक कल्पसूत्र में उन्होंने कहा है कि पार्श्वनाथ इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय थे। ये क्लियर हुआ? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। कल्पसूत्र है जो रचना है भद्रबाहु की। इसी रचना में, समझ रहे हैं, इसी रचना में क्या कहा गया है? पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण के लिए चले गए श्री सम्मेद शिखर। कहाँ चले गए? आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है सम्मेद शिखर किससे जुड़ा हुआ है। श्री सम्मेद शिखर चले गए। ये शिखर कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी पर है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? पहले तो बिहार में थी, अब कहाँ पर है? झारखंड में है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में है। यहीं पर अपने जो है 173 शिष्यों के साथ इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। यहीं पर सम्मेद शिखर पर, यहां पर निर्वाण प्राप्त करने के कारण जो है इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जैन सिद्ध क्षेत्र किसको कहा जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो उत्तर होगा श्री सम्मेद शिखर को कहा जाता है। और इन्होंने जो है जैन दर्शन में चतुर आयाम दिया था, जिसमें आपने सुना होगा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और इसमें जो है 5वां जो पंच महाव्रत बन जाता है, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। यही परीक्षा में पूछा जाता है चतुर्याम की संकल्पना किसने दी थी? ठीक, फिर उसमें जो है ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? या पंच महाव्रत किसका सिद्धांत है? पंच अणुव्रत किसका सिद्धांत है? यहां से ये भी प्रश्न बनते हैं जो आपको देखना चाहिए। आइए इनके बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं मुख्य मुख्य बातें। आइए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इन्हें भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र में क्षत्रिय बताया गया। बात हुई। पार्श्वनाथ का जन्म 2900 वर्ष पूर्व वाराणसी में इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के घर हुआ था। इनकी माता का नाम बामा था। इनकी माता ने गर्भावस्था के समय स्वप्न में सर्प देख लिया था, इसलिए इनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अंत में अपना निर्वाण के समय श्री सम्मेद शिखर
झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर चले गए, जहां श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें 73 शिष्यों के साथ मोक्ष निर्वाण की प्राप्त हुई। इसीलिए इस स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र ना, अभी बात हो रही थी जैन सिद्ध क्षेत्र किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। इनका रंग, जितने भी तीर्थंकर हैं सबको रंग से प्रतीक से जोड़ा जाता है, तो इनको माना जाता है इनका रंग नीला था, इनका प्रतीक सर्प था तथा चैत्य वृक्ष सबका होता है घातकी है। इन्हें पुरुषादनीय कहा गया है, मतलब महापुरुष, पुरुषादनीय। निर्ग्रंथ भी इनको कहा गया है, महावीर स्वामी को भी कहा गया है। कोटि सादाणी सर्वप्रिय की संज्ञा भी दी गई है। तीर्थंकरों की मूर्तियां और चिन्ह में पार्श्वनाथ के चिन्ह सर्वाधिक पाए जाते हैं। कभी पूछ ले तीर्थंकरों की मूर्तियों और चिन्ह में सर्वाधिक चिन्ह किसके पाए जाते हैं, तो पार्श्वनाथ के हैं। सर्वाधिक मूर्तियां किसके पाई जाती हैं, पार्श्वनाथ की हैं। इनकी उपाधियां देख लीजिए, पुरुषादनी, निर्ग्रंथ, कोटि साधनी, ये सब हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना से संबंधित था। ऑप्शन है सद्र, बी है दीवान, सी है सूबेदार, डी है दीवाने बायुतात ना। तो मुगल काल में जो कारखाना है, कारखाना, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है बायुतात। यह इसलिए होता है कि ये कारखाना या बायुतात जो है अरबी भाषा का एक शब्द होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है बैत। कौन शब्द होता है, बैत से बना हुआ है। इस बैत का मतलब होता है घर। अरबी भाषा का जो शब्द है बैत, उससे बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, घर होता है। और ये जो कारखाने होते हैं, ये जो कारखाने आधुनिक कारखानों की तरह, जो वर्तमान कारखाने हैं इसकी तरह वस्तु निर्माण के केंद्र नहीं होते हैं। आज के जो कारखाने क्या होते हैं, वहां पर सामान बनता है, उसको बेचा जाता है। तो उस समय जो मुगल काल में कारखाने थे, ये जो सामान बनाते थे वह राजा के लिए एवं राज परिवार के सदस्यों के लिए ही सामान बनाते थे। समझ रहे हैं, आम जनता के लिए एक कारखाने सामान नहीं बनाते थे, बिक्री के लिए इस सामान नहीं बनाते थे। ये राज परिवार के लोगों की जो आवश्यकता होती थी उन्हीं चीजों का निर्माण इन कारखानों में किया जाता था। इन कारखानों का जो मुख्य अधिकारी था, प्रबंधक था, वो मीर सामा था। मीर सामान कहते हैं, मीर सामा था। और इसका जो वित्तीय मामला देखता था, वित्तीय प्रबंध इन कारखानों का, वित्तीय उत्तरदायित्व जिस अधिकारी का था, उत्तरदायित्व जिस अधिकारी को था उसको कहते थे दीवान बायुतात। क्या कहते थे, दीवान बायुतात कहते थे। इसलिए इसमें ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन है कि मुगल कारखाने से संबंधित था दीवान बायुतात। इसमें और कई अधिकारी हैं। इसका तो मुख्य जो था मीर सामा था, जो प्रशासकीय कार्य देखता था, जो प्रबंधकीय कार्य देखता था। लेकिन वित्तीय उत्तरदायित्व किसका था, दीवान बायुतात का था। इसलिए यह ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में और चीजें देख लिया जाए। मुगल कारखानों के लिए बायुतात शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो अरबी भाषा के शब्द बैत से उत्पन्न हुआ है। मुगल कारखाने उचित मूल्य पर राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, लेकिन वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे। वह वास्तविक वाणिज्यिक कारखाने नहीं थे। जो आज की फैक्ट्रियां हैं उस तरह के लोग नहीं थे, उस तरह का काम नहीं था। संबद्ध अधिकारी कौन कौन से थे, मीर सामा कारखाना विभाग का प्रमुख एवं सर्वोच्च अधिकारी था। इसका प्रशासनिक उत्तरदायित्व होता था कारखाने पर। दीवान बायुतात कारखाने का वित्तीय उत्तरदायित्व होता था। जहांगीर के समय
दीवान बायुतात को ही मीर सामा कहां जाने लगा था जहांगीर के समय में। मुशर्रफ है क्या है, मुशर्रफ कुलो जुज ना, मुशर्रफ कुलोजिज की बात हो रही है। कारखाना विभाग का मुख्य लेखाकार था और इसमें नजीर वित्तीय आय व्यय का पुनः निरीक्षण करता नजीर था। दरोगा कचहरी कारखाने में कार्यरत सभी अधिकारियों से संबंध बनाए रखता था, समझ रहे हैं। यही कारखाने के लिए खजाने से धन लाता था, जो शाही खजाना था उससे धन लाने का काम दरोगा कचहरी का होता था। सरकारी कारखाने में निर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय था एक वस्त्र बनता था, सम्मान सूचक वस्त्र था जिसका नाम था खिलअत। सबसे महत्वपूर्ण क्या था, खिलअत का निर्माण इसी कारखाने में होता था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 83। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाए मजदायासन सभा से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए है नौरोजी फुरदोंजी, बी है एसएस बंगाली, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है न्यायमूर्ति रानाडे। तो बात किसकी हो रही है, रहनुमाई मजदायासन सभा ना, इसी की बात हो रही है। तो रहनुमाई मजदायासन सभा क्या है, ये है पारसियों के सामाजिक सुधार हेतु जो पारसी लोग थे उनमें जो सामाजिक रूप से कुरीतियां आ गई थी उनके सुधार के लिए बनाया गया था, रहनुमाए मजदायासन सभा बनाई गई थी। और इस सभा का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और किसने किया था, नौरोजी फरदोंजी ने किया था, इसमें सहयोगी थे फरदोंजी। और कौन था, एसएस बंगाली थे। और कौन था, जेबी वाचा थे। इन लोगों ने मिल करके जो है क्या किया था, रहनुमाए मजदायासन सभा का गठन किया था, पारसियों के सामाजिक मामले में सुधार हेतु किया था काम। और इन लोगों ने इसके लिए एक पत्रिका निकाली थी, किस भाषा में, गुजराती में एक पत्रिका निकाली थी जिसको कहते हैं रस्त गोफ्तार। क्या कहते हैं, रस्त गोफ्तार कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि रस्त गोफ्तार पत्रिका का संपादन, उस पत्रिका को प्रारंभ किसने किया था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न में, ये कहते हैं कौन नहीं था, इसको ध्यान दीजिए। नहीं कहते हैं, फरदोंजी थे, बंगाली थे, दादा भाई नौरोजी थे, न्यायमूर्ति रानाडे नहीं थे। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में ना। आगे चलें, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। रहनुमाए मजदायासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में, डेट याद करिएगा, कहां पर, बंबई में। दादा भाई नौरोजी, उनके सहयोगी नौरोजी फरदोंजी, जेबी वाचा, एचएस बंगाली, इन द्वारा किया गया। इस सभा का उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना तथा पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना। अपने सिद्धांतों, निर्देशों, संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए इस सभा ने गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला, रास्त गोफ्तार, जिसका मतलब होता सत्यवादी। पारसी धर्म, कर्मकांड, स्त्रियों की दशा आज सुधारने का इस सभा ने अथक प्रयास किया। पर्दा प्रथा समाप्त कर दिया गया, विवाह की आयु बढ़ा दी गई तथा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। समझ आ गया। आगे चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न 85, भोज एवं कारले की चैत्य गुफाएं कहां स्थित हैं। ऑप्शन ए लोनावाला महाराष्ट्र, बी है कच्छकरण गुजरात, सी हलेबुड कर्नाटक, डी है गंजाम उड़ीसा। भोज नहीं, ये भाजा है ना, भाजा पढ़ा होगा, वो कारले, ये चैत्य गुफाएं हैं
जो सातवाहन के काल में बनी है, सातवाहन के शासन काल में बनी है, ये है महाराष्ट्र के पुणे जिले में, पुणे जिले में लोनावाला है। भाजा और कारलेक सातवाहनों के द्वारा निर्मित चैत्य गुफाएं हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, लोनावाला में। और देखिए ऑप्शन ए में है लोनावाला महाराष्ट्र, यही सही है, इस पर टिक करिए। और सातवाहन के काल में और जो चैत्य और गुफाएं हैं और इन सब के बारे में एक बार विस्तृत रूप से पढ़ लिया जाए, क्योंकि परीक्षा में कोई न कोई चैत्य गुफाएं आती रहती हैं। आइए, भाजा और कारले के गुफाएं और चैत्य महाराष्ट्र के पूना जिले के लोनावाला में स्थित है। सातवाहन कालीन है, बात हो चुकी है। भाजा की गुफाएं सबसे प्राचीन है। यहाँ के चैत्य में कोई मूर्ति नहीं मिलती है। क्लियर। कारले में एक चैत्य और 3 विहार भोर घाटी पहाड़ी पर है। कारले का चैत्य आयताकार और सबसे बड़ा है। प्रश्न बनता है, आयताकार और सबसे बड़ा चैत्य किसका है? कारले का। यहां से प्राप्त एक लेख में कहा गया है, संपूर्ण जम्मू द्वीप में उत्कृष्ट चैत्य गृह का निर्माण बैजंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी माने व्यापारियों के संघ के प्रमुख ने कराया था। भूतपाल बैजंती के श्रेष्ठी थे। अन्य चैत्य और गुहा विहार देख लिया जाए। बेडसा गुफाएं, ये गुफाएं कारले के पास ही हैं। इनके भी मुखमंडल कारले की गुफाओं के समान ही अत्यंत सुंदर हैं। बेडसा कारले के पास है। कोंडाने महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में, कोलाबा या कुलाबा कहते हैं, यहाँ का विहार पूर्णतः काष्ठ शिल्प के अनुकरण पर तैयार किया गया है। काष्ठ के शिल्प के अनुकरण पर कहां किया गया है? मिल जाएगा। पीतल खोरा महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र खानदेश की सतमाला पहाड़ियों में स्थित है। पीतल खोरा, यहाँ की गुफाओं का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेष्ठी द्वारा करवाया गया था। कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी का प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। ये मुंबई के पास है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु सैकड़ों गुफाएं खोदी गई थी। पहले यह हीनयान से संबंधित था। 4वीं शताब्दी में महायान का प्रमुख केंद्र बन गया। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। एक बार किसी परीक्षा में पूछ लिया गया था कि संजय गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें कौन सी गुफा है? तो कन्हेरी है। नासिक की गुफाएं, गोदावरी नदी पर स्थित नासिक में कुल 17 गुफाएं खोदी गई थी, जिनमें से एक चैत्य और 16 विहार थे। यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय के बने विहार में 18 कमरे हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी के समय बने विहार का निर्माण उनके सेनापति की पत्नी वासु द्वारा, उनके जो सेनापति थे, जो उनकी पत्नी थी वासु द्वारा करवाया गया था। इसमें आसीन मुद्रा में बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति उत्कीर्ण है। समझ रहे हैं? आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? ऑप्शन ए है सन जॉन लॉरेंस, बी है सर हेनरी लॉरेंस, सी है कर्नल स्लीमैन, डी है सर चार्ल्स नेपियर। तो हम लोगों ने जो है अभी रणजीत सिंह के बारे में किसी प्रश्न चर्चा किया था। तो 1839 में पक्षाघात के कारण महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो शासन अस्त व्यस्त हुआ और 1845 तक, ये कितने साल हुए? इन 6 वर्षों तक 4 राजा बने और 5 वजीर बने। इस तरह से दलबंदी स्वयं को शासक बनाए रखने के कारण इन लोगों का जो है क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा की कोशिश की। स्वार्थ के कारण ये लोग युद्ध नहीं लड़ पाए और ये लोग जो है 1845 से
46 तक अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ। इसको कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। और इस युद्ध में जो है सिखों ने लाहौर की संधि स्वीकार की। और संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी। इस लाहौर की संधि में बहुत सी शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में एक थी कि लाहौर में जो है एक रेजिडेंट अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त होगा। और नियुक्त किया गया किसको? सर हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन बी में आपके दिया गया सर हेनरी लॉरेंस, यही लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। आइए इसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से समझें और लाहौर की संधि में कौन कौन सी शर्तें हैं उसको जानें। अब किस बिंदु से कौन सा प्रश्न बन जाए उस लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, 27 जून 1839 पक्षाघात के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह 27 जून 1839 से 8 अक्टूबर 1839 गद्दी पर बैठा, जून से अक्टूबर तक। ध्यान सिंह उसका वजीर बना। कुछ समय बाद दरबार में विरोध के कारण खड़ग सिंह को गद्दी से हटाकर बंदी बना लिया गया। उसके स्थान पर खड़ग सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह, जो 1839 से 40 को सिंहासन पर बैठाया गया, उसने अपने राज्य में पुनः शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। वह दरबार में डोगरा बंधु थे। डोगरा बंधु कौन थे? गुलाब सिंह डोगरा, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वह शेर सिंह के समर्थक थे। तो शेर सिंह कौन थे? रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र थे। दुर्योग से एक दुर्घटना में 1840 में नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। नौनिहाल सिंह की विधवा इस समय गर्भवती थी। परिणाम स्वरूप राजमाता चांद कौर उस भावी पौत्र की तरह से 5 नवंबर 1840 को शासन सत्ता संभाला। राजमाता किसने? चांद कौर ने अपने पौत्र जो पैदा होगा उसकी ओर से उन्होंने जो है सत्ता को संभाला। लेकिन 17 जनवरी 1841 को डोगरा बंधुओं ने शेर सिंह को शासक बनाया। अजीत सिंह ने शेर सिंह और वजीर ध्यान सिंह की हत्या कर 1843 में करवा दी। फिर सितंबर 1843 में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को महाराज घोषित किया गया। दलीप सिंह की माता रानी जिंदा कौर उर्फ रानी झिंडन उसकी संरक्षिका बनी और वजीर लाल सिंह बना, जो रानी जिंदा का प्रेमी था। तेजा सिंह को सेना का सेनापति बनाया गया। लाल सिंह खालसा सेना के सहयोग से वजीर बना था, अतः सेना कहीं उसे पदच्युत ना कर दे। लाल सिंह और रानी जिंदा ने अपने निजी स्वार्थों के चलते खालसा सेना को सदैव अंग्रेजों से उलझाए रखा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 ईस्वी तक। यह डेट याद रहनी चाहिए। हुआ क्या था? 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने हरिके और कसूर के बीच से सतलज को पार किया और सर ह्यूवाफ के अधीन अंग्रेजी सेना से टक्कर ली। 11 दिसंबर की बात थी। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी और यह कहा कि महाराजा दलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज के बाईं ओर है वह आज से अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। सिख सेना के प्रधान सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और कैप्टन निकलसन के अनुसार उसने संदेश भेजा कि यदि वह उसे और बीबी साहिबा को जिंदा को
अपना मित्र समझे तो वह शुभेच्छा के प्रदर्शनार्थ अपनी सेना को 2 दिन तक रोक रखेगा। मतलब 2 दिन तक सेना जो है अंग्रेजों से लड़ने नहीं जाएगी। इस युद्ध में 4 लड़ाइयां हुई। मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, आलीवाल हुई, जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं लड़ाई सबराव की लड़ाई, पूछ लेगा सबराव की लड़ाई किसके बीच हुई और कब हुई। ये हुई थी 10 फरवरी 1846। निर्णायक युद्ध हुआ। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण ही सिखों की पूर्णतः हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। क्या क्या थी? सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। सिखों की सेना में कमी कर दी गई, उसमें केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार ही रहने दिया गया, इससे ज्यादा नहीं रख सकते थे। लाल सिंह को दलीप सिंह का मंत्री और जिंदा को उसकी संरक्षिका बनाया गया। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को हर्जाना देना था। चूंकि दरबार के पास इतना रुपया ना था, तो अंग्रेजों ने ब्यास से सिंध तक का पर्वतीय प्रदेश गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। शेष 50 लाख रुपए सिख राजकोष से अंग्रेजों को प्रदान किया गया। ये समझ रहे हैं मैटर। दलीप सिंह की रक्षा है तो 1 वर्ष तक लाहौर में अंग्रेजी सेना का प्रबंध किया गया। अंग्रेजी सेना को पंजाब से आने जाने का अधिकार दिया गया है कि एक रास्ता दिया गया पंजाब से वो आना जाना उनका आराम से हो सके, कोई समस्या ना आए। और अंग्रेजों ने लाहौर में हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया। यही आपका प्रश्न था कि लाहौर में किसको ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था, तो हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो देखिए, दिल्ली के आसपास ठग और चोर थे, इनका कठोरता से दमन किया गया तथा जिन ठग और चोरों ने जो है यह कहा कि अब हम यह पेशा छोड़ देंगे, उनको बंगाल भेज दिया गया। और यह काम किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है कि ठगों का दमन किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। आइए देखते हैं इसको। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के ठगों एवं चोरों का दमन किया। जब दिल्ली के ठगों और चोरों ने फिर से चोरी न करने की प्रतिज्ञा लेने पर उन्हें बंगाल भिजवा दिया। बरनी के अनुसार 1000 ठग पकड़े गए। मुस्लिम ऐतिहासिक स्रोतों में संभवतः यह ठगों का पहला विवरण है जो बरनी देता है, जो बरनी द्वारा दिया गया है। ये प्रथम विवरण है मुस्लिम इतिहास में ठगों के बारे में। चलिए हम लोग जो है अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या है 87 है, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय ने, सी है दयानंद ने, डी है बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना है, दयानंद सरस्वती कहते हैं ना। इन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। ये आपकी परीक्षा में पीजीटी में पूछा गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या नाम है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का? पुस्तकें बहुत लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बताया है स्वदेश, स्वधर्म और स्वराज्य को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इनके बारे में श्रीमती एनी बेसेंट ने, किसने? एनी बेसेंट ने कहा है कि दयानंद सरस्वती, दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है
कि भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है। ये पहले व्यक्ति थे, ये बात कहा था एनी बेसेंट ने कि जिन्होंने कहा है कि भारत किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन है, सी है, दयानंद ने कहा है। दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1875 में कहां पर की थी, बंबई में की थी। फिर बाद में 1877 में इसका मुख्यालय कहां बनता है, लाहौर में बनता है ना, बनता है। आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया था। तो प्रश्न बनेगा शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था, जो हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में चले गए थे उनके लिए, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। और उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति का सार जो है, प्रस्थान बिंदु जो है वेद हैं, इसीलिए कहा था कि वेदों की ओर पुनः लौटो। क्या कहा था, वेदों की ओर पुनः लौटो, बैक टू वेदास का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और चीजें आपको जानना है तो आपको क्या जान करना है, गैमेट स्टडी सेंटर जो प्लेलिस्ट है पीजीटी, इसमें वर्ष 2002 की पहली क्लास से क्वेश्चन नंबर 15 पर जाइए। और चीजें आपको मिलेंगी जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगी ना। प्रश्न नंबर 88, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया। ऑप्शन है सतपुड़ा वन में, बी है पंचोटी वन में, सी है विंध्य वन में, डी है गंगा के मैदान में। देखिए अभी हम लोगों ने इसी परीक्षा में जो 2021 का है पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग ये बात कर रहे थे कि हर्षचरित का विवरण ना, राजश्री ये सब का किसमें है, तो 8वें अध्याय का जो उत्तर हम लोगों को बना था वहीं से हम लोग देखते हैं। हुआ क्या था, कन्नौज में मौखर वंश का शासन था। किस वंश का, मौखर वंश। और थानेश्वर में वर्धन वंश का शासन था। मौखर वंश के राजा थे, शासक थे गृहवर्मा। इनकी शादी हुई थी हर्षवर्धन की बहन राजश्री से, समझ रहे हैं। और उत्तर गुप्त काल में मालवा के शासक थे देवगुप्त थे, और बंगाल के शशांक। इन लोगों ने कन्नौज पर चढ़ाई की और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। चढ़ाई की, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को डाल दिया कारागार में, कन्नौज के ही कारागार में डाल दिया। जब इस बात का पता हर्ष को चला तो हर्ष ने इन पर कार्रवाई की और आगे बढ़ा। और उसी दौरान उसको पता चला कि राजश्री जो है कारागार से निकल करके विंध्य के जंगलों में चली गई हैं, विंध्य के जंगलों में चली गई हैं। फिर हर्ष जो है जंगल में खोजने के लिए जाता है और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से उस समय खोज निकालता है जब जो है राजश्री जो है सती होने के लिए चिता पर जा रही थी। हर्ष ने उनको बचाया है। वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, वो भी मना किया गया। फिर हर्ष उनको वहां से लेकर चला जाता है। हर्षचरित का विवरण यहीं पर बंद हो जाता है। तो अब हमारा उत्तर मिल गया विंध्य के जंगलों से। आपने देखा ऑप्शन सी क्या है, विंध्य वन, यही सही उत्तर है। और हम लोग इसी परीक्षा जो 2021 का है पहली क्लास में जाकर के इसको और देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 89 है, ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां कुलपति थे। ह्वेनसांग
ये चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री बोलते हैं इनको, जो है प्रिंसेस ऑफ टेबलर्स बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं, टेबलर्स का प्रिंस बोलते हैं। तो इनकी बहुत सी उपाधियां हैं। ये हर्ष के काल में, समझ रहे हैं, आए थे 629 से 45 तक भारत में थे। इनका आने का उद्देश्य क्या था कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा प्राप्त करना था, उनको एकत्र करना था, और वह सभी स्थल जो महात्मा बुद्ध से संबंध थे उन सब का दर्शन करना था। इस उद्देश्य से आए थे। और ह्वेनसांग ने सीयूकी नामक एक पुस्तक भी लिखी है अपने यात्रा विवरण का, सीयूकी। तो जब ये थानेश्वर में आया, थानेश्वर में रुका, और थानेश्वर में रुकने के बाद एक बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, जयगुप्त से ह्वेनसांग ने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वहां से योग शास्त्र की, किसकी, योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ह्वेनसांग आया नालंदा। और नालंदा में योग शास्त्र के जो प्रसिद्ध आचार्य थे वही जो है कुलपति भी थे, शीलभद्र आचार्य। शीलभद्र से उसने जो है क्या की, योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वही नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। इसलिए इसमें विकल्प बी, ऑप्शन बी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गुप्त शासक थे, कुमार गुप्त ने किया है ना। ये भी आपको पता रहे, परीक्षाओं में पूछता रहता है। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। ह्वेनसांग थानेश्वर में कुछ दिन रुककर जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ग्रहण की। वह नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन करने गया। उस समय वहां कुलपति शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करने वाला ह्वेनसांग पहला यात्री है। वह नालंदा में 18 माह तक रुककर आचार्य शीलभद्र से योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कठिन परीक्षा देनी होती थी, जिसमें 10 में से 3-4 विद्यार्थी ही सफल होते थे। अब आइए प्रश्न है 90। ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था, किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया। ऑप्शन ए उदिता, बी है वज्रादित्य, सी है श्री बेक्कादेव, डी है भीमदेव। तो सीमांत तक मार्गदर्शक का काम किया था उदिता ने, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने मार्गदर्शन का काम किया था, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 91 है, गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन है राजाधिराज, बी है राजेंद्र द्वितीय, सी है राजराज प्रथम, और डी है राजेंद्र प्रथम। बात कहां पर हो रही, गंगैकोंड चोलपुरम को में मंदिर की बात हो रही। तो अब हम लोग समझते हैं चोल शासक राजेंद्र प्रथम कौन थे, राजेंद्र प्रथम। इन्होंने जो है अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में पूर्वी गंगा घाटी का अभियान संपन्न किया। पूर्वी गंगा घाटी का अभियान किया। उसमें गंगा घाटी के शासकों को क्या किया, पराजित किया। पराजित करने के उपरांत इन्होंने, किसने, राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड, प्रश्न पूछता है गंगैकोंड किसकी उपाधि थी, तो राजेंद्र प्रथम की थी। और उसके बाद त्रिचनापल्ली में, कहां पर, त्रिचनापल्ली में उन्होंने अपनी राजधानी बसाया, जिसका नाम रखा गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम, यहां पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर की योजना तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के समान थी। समझ में आ रहा है। पूर्वी गंगा घाटी अभियान किया राजेंद्र प्रथम ने, गंगैकोंड चोल की उपाधि ली, और त्रिचनापल्ली में गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की। वहां पर एक मंदिर बनवाया जिसकी योजना तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के समान थी।
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर कहते हैं। जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, राजराज प्रथम ने किया था। और जो गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं, ऑप्शन डी क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। और यह बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। इसी वास्तु पर जो है विजयनगर में आगे कार्य बढ़ता है। उत्तर मिल गया है, आइए देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूर्वी गंगा घाटी पर आक्रमण करने हेतु भेजा। विक्रम चोल उड़ीसा, बस्तर, इंद्रथ, दक्षिण कोसल राज्यों को जीता। उड़ीसा तथा बंगाल के मध्य स्थित दंडभुक्ति को जीतते हुए बंगाल के पाल शासक महिपाल, एक बार आपकी पीजीटी में पूछा गया था ना, महिपाल, वहां कौन पाल शासक था पूर्वी गंगा घाटी अभियान में, या राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया था, तो वहां महिपाल उत्तर था। राजेंद्र प्रथम ने इस विजय अभियान की सफलता पर गंगैकोंड की उपाधि धारण की और त्रिचनापल्ली के पास गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाई। राजधानी में राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर की योजना तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के समान है, परंतु इसका अलंकरण बृहदीश्वर मंदिर से भी उत्कृष्ट माना जाता है। इसका पिरामिडकार विमान 8 मंजिला है जो 86 फुट ऊंचा है। इसे वास्तुविदों ने विजयनगर शैली में निर्मित सहस्त्र मंडपों का पूर्वगामी किया है। विजयनगर शैली के वास्तु में सहस्त्र मंडप बहुत प्रसिद्ध हैं। उन सहस्त्र मंदिरों का पूर्वगामी जो है गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर को माना जाता है। आगे चलें, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 92 है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1913, बी है 1 दिसंबर 1913, सी है 1 नवंबर 1914, डी है 21 फरवरी 1915। तो आइए इसको समझा जाए। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर दल या गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। क्लियर हुआ। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने करवाई, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर में। और उसी समय एक पत्र जारी किया गया जिसको गदर या हिंदुस्तान गदर के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सर्वप्रथम निकला उर्दू भाषा में, उर्दू में निकला फर्स्ट टाइम। उसके बाद निकला गुरुमुखी में, उसके बाद हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, इन सब में भी गदर छपने लगा। इसके जो संपादक थे उनका नाम था रामचंद्र, क्या नाम था, रामचंद्र पेशावरी। इसके संस्थापक कौन थे, रामचंद्र पेशावरी। यह स्थापना कब हुई थी गदर की, 1 नवंबर 1913, और पत्र भी जारी हुआ था 1 नवंबर 1913 से। इसलिए ऑप्शन ए 1 नवंबर 1913 सही है। इससे पहले भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट पीजीटी के वर्ष 2004 के 4th क्लास के क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए। संपूर्ण गदर आंदोलन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 है, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्शिया में अनुवाद किया, पर्शिया में लेखन किया, अनुवाद ने लेखन किया। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, बी है अबुल फजल आजाद,
सी है राजा राम मोहन राय, डी है सैयद अहमद खां। देखिए राजा राम मोहन राय ने, किसने? राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए, मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए 1809 ईस्वी में ही, कब? 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक लिखी थी, तुहफात उल मुवाहिदीन। ये भी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। फारसी में लिखी थी तुहफात उल मुवाहिदीन। इसको कहते हैं हिंदी में एकेश्वर वादियों को उपहार। जो एक ईश्वर मानते हैं उनके लिए एक उपहार नामक पुस्तक लिखा था इन्होंने, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अब क्लियर हुआ होगा। ये जो मूर्ति पूजा के खंडन के लिए 1809 में राजा राम मोहन राय ने फारसी में पुस्तक लिखी थी, तुफातुल मुवाहिदीन, वही है एकेश्वरवादियों का पुरस्कार। उसी कहते हैं एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसलिए इसमें ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। 1809 में फारसी भाषा में तुफातुल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक मूर्ति पूजा खंडन के लिए लिखा, जो बात अभी हम लोगों ने किया था। अब इसको क्या करना है? राजा राम मोहन राय के समय में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सबको जानने के लिए गैमेट हिस्ट्री सेंटर के प्लेलिस्ट पे जाइए, पीजीटी पर। 2005 का जो हम लोग पेपर कर रहे थे, पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक क्यों कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, सामाजिक आंदोलनों को शुरू करने वाला क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी मगधी। महावीर स्वामी की बात हो रही है, इन्होंने प्राकृत, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। किस भाषा में? सामान्य जन की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। सामान्य जन की बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग किया, समझ रहे हैं? अपने उपदेशों के लिए संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह मानी जाती थी यह विद्वानों की क्लिष्ट भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया था? प्राकृत का किया था। और इससे साहित्य में कई तरह के योगदानों की चर्चा भी होती है, जो जैन धर्म द्वारा प्रदान की गई है। आइए उसको देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मण द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मदेशों के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों ने अपने ग्रंथों की रचना लोक भाषाओं में करके उन भाषाओं के विकास में योगदान दिया। अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश भाषा का विकास उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक देन है। प्राकृत से सारस्वनी, उससे मराठी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण जैनियों द्वारा ही लिखा गया। दक्षिण में कन्नड़ और तेलुगु में भी इसके साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। मतलब जैन धर्म से किस तरह से विभिन्न भाषा का विकास हुआ, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है 95। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ
की नौकरी की प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है राल्फ फिच, बी है विलियम लीड्स, सी है जेम्स स्टोरी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, रत्न विशेषज्ञ हुआ क्या था? बात हम लोग करते हैं 1588 ईस्वी की। उस समय जो है 5 अंग्रेज ब्रिटिश जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनका पत्र लेकर आए थे अकबर के लिए। उनका पत्र अकबर को संबोधित पत्र था, ये लोग लेकर आए थे। वो जो है जो पत्र लेकर आए थे जॉन न्यूबेरी की अध्यक्षता में, जॉन न्यूबेरी की अध्यक्षता में कुल 5 लोग आए थे। न्यूबेरी आए थे और जो है 4 लोग और थे, जिसमें से थे जेम्स स्टोरी, एक थे जेम्स स्टोरी, दूसरे थे रिचर्ड स्टेपलर, तीसरे थे राल्फ फिच, चौथे थे विलियम लीड्स। कुल 5 लोग आए थे और इन लोगों को अकबर से मिलने का अवसर नहीं मिला, अकबर से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन विलियम लीड्स को अकबर के दरबार में नौकरी मिल गई। कौन सी नौकरी मिली? रत्न विशेषज्ञ की। रत्न विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। जब वे गुजरात में जा रहे थे, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पुर्तगालियों ने इनका अपहरण कर लिया। बाद में गोवा के एक पादरी थे थॉमस स्टीवेंस, उन्होंने जब जमानत दी तब इनको पुर्तगालियों ने छोड़ा। तो समझ गए, इसमें रत्न विशेषज्ञ कौन थे? विलियम लीड्स। इसमें देखिए ऑप्शन बी है विलियम लीड्स। और राल्फ फिच के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सबको आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 1588 में महारानी एलिजाबेथ का पत्र अकबर के लिए लेकर जॉन न्यूबेरी के नेतृत्व में जेम्स स्टोरी, चित्रकार रिचर्ड स्टेपल, राल्फ फिच और विलियम लीड्स भारत आए। अकबर से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन विलियम लीड्स को अकबर के दरबार में रत्न विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। इन यूरोपीय यात्रियों का गुजरात में पुर्तगालियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। गोवा के पादरी थे स्टाफन थॉमस स्टीवेंस द्वारा जमानत देने पर पुर्तगालियों ने उन्हें मुक्त किया। अकबर के काल में आगरा और फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, आगरा और फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है, राल्फ फिच था। अतः उत्तर भारत का प्रथम अंग्रेज यात्री हुए। उत्तर भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन है? राल्फ फिच है। उसे पायनियर कहा जाता है, सबसे पहले आया ना। राल्फ फिच 8 वर्षों तक भारत बर्मा की यात्रा करने के बाद 26 अप्रैल 1591 को लंदन पहुंचा। उसके विवरण से अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की लालसा बढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में अच्छा ज्ञान है, इसको कंपनी के लिए उपयोग किया जाए, और इससे राल्फ फिच की महत्ता बढ़ी। आज क्वेश्चन है 96 है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? ऑप्शन ए है अग्नि, बी है इंद्र, सी है वरुण, डी है मित्र। अब देखिए, अन्य देवता और मनुष्य के बीच कह रहा है मध्यस्थ कौन है? जब हम अग्नि जलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग हवन करते हैं ना, इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है।
ये धुआं कहाँ जाता है? आकाश में जाता है। इसको कौन प्राप्त करते हैं? देवता प्राप्त करते हैं। तो ये देवता और मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? ये तो हवि कर रहा है, तो उससे धुआं निकल रहा है। तो मनुष्य और अन्य देवता के मध्य जो है मध्यस्थता का काम अग्नि करते हैं, अग्नि देवता करते हैं। ऑप्शन ए सही है। ये महत्वपूर्ण देवता थे। इनके बारे में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है। और महत्वपूर्ण बात है जो अग्नि के विषय में है, आइए देखते हैं। वैदिक काल में अग्नि देवता को अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है। वैदिक काल में समझा जाता था कि अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती हैं, अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। इसीलिए अग्नि को यज्ञ का देवता, अगर प्रश्न पूछे यज्ञ का देवता किसे कहते हैं, अग्नि पर टिक कर देना भैया। आदिम अवस्था में अग्नि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इससे जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि काम लेते थे। दैनिक कार्यों में इसका उपयोग होने के कारण प्रत्येक घर का अतिथि भी इसे कहा गया है। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का सर्वाधिक महत्व, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि को सूर्य का ही रूप माना गया है, इसीलिए इसे जात वेदस एवं भुवन चक्षु पूछ लेगा ना, जात वेदस और भुवन चक्षु किस देवता कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। यह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाश तथा मनुष्यों का मित्र और रक्षक थे, जिसके कारण इन्हें पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। इसके अलावा इन्हें पथिकृत, हिरण्यदंत, ऋतुगोपा, ऋतस्य गोपता नहीं, ऋतुगोपा भी कहा गया है। ये अग्नि के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे, जिसको आपने समझा। आगे चलिए। 97 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी है गदर पार्टी, सी है अनुशीलन समिति, डी है विद्युत वाहिनी। देखिए 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस दौरान जो है बहुत सी समानांतर सरकारें बनी, जिसमें से 3 सरकारें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से पहली है बलिया में बनी थी ना, किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के। दूसरी है सतारा में बनी थी, किसके नेतृत्व में? एसबी चाहवाड़ के नेतृत्व में। ये सबसे दीर्घजीवी थी। प्रश्न पूछेगा कौन सरकार सबसे ज्यादा दीर्घजीवी थी? सतारा की। नदिया में तामलुक है, तामलुक में जाति सरकार बनी थी, सरकार किसके नेतृत्व में? सतीश चंद्र सामंत के। एक बार परीक्षा में पूछा है कि उसके जो है मुखिया कौन थे? सतीश चंद्र सामंत थे। ठीक। ये जो है तामलुक की, नदिया की जो जातीय सरकार थी, इसने एक जो है क्रांतिकारी संगठन बनाया था, सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम रखा था विद्युत वाहिनी। क्या नाम रखा था? विद्युत वाहिनी। सुशील कुमार देव के नेतृत्व में बनी थी। इसके एक सदस्य थे, कौन थे? आशुतोष कोइला। आशुतोष कोइला जो नदिया में जाति सरकार बनी थी, उसके
विद्युत वाहिनी के एक सदस्य थे। मातंगनी हजारे भी इसी विद्युत वाहिनी की सदस्य थी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी विद्युत वाहिनी करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1942 को कमो तामलुक जाति सरकार, इसे ताम्रलिप्ति सरकार भी कहते हैं, कभी पूछ लिए ताम्रलिप्ति सरकार तो इसी कहते हैं, स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस जाति सरकार ने सुशील कुमार धारा की कमान में सशस्त्र विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया है, जिसके एक सदस्य आशुतोष कोयला थे। इस वाहिनी के सदस्य थे मातंगनी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से 73 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। समानांतर सरकार ने पुलिस स्टेशन, सैन्य विभाग, अदालतें और राजस्व संग्रह प्रणाली स्थापित की थी। न्याय का वितरण, शांति और सुरक्षा बनाए रखने और गरीबों व संकटग्रस्त लोगों की मदद करके अंग्रेजों की नागरिक सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। बाद में 8 अगस्त 1944 को गांधी जी के कहने पर इस सरकार को भंग किया गया। गांधी जी एकता में विश्वास करते थे, बोले इस तरह की प्रवृत्ति पनपेगी तो भारत एकजुट नहीं हो पाएगा। तो 8 अगस्त 1944 को उन्होंने इसको भंग करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा कोट, बी है फतेहपुर सीकरी, सी है दिल्ली और डी है सिकंदराबाद। तो 1575 में धार्मिक एवं दार्शनिक मामलों पर वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में, उसको समझने के लिए धार्मिक और दार्शनिक मामले, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर में इसमें ऑप्शन बी सही है, फतेहपुर सीकरी। और प्रारंभ में केवल इसको इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए खोला गया था। बाद में 1577-78 में इबादत खाना का द्वार प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए खोल दिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की। अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाने के पीछे इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को, कब? बृहस्पतिवार को अकबर प्रारंभ में केवल इस्लाम धर्म के धर्मावधोषकों को आमंत्रित करता था, किंतु बाद में उसके आचरण से दुखी होकर के 1578 में सभी धर्म के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा। प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार इबादत खाना को सर्वधर्म संसद कहते थे। ये प्रश्न पूछेगा, इबादत खाना को कौन सर्वधर्म संसद बोलता था? प्रोफेसर राय चौधरी। अब इसके लिए क्या है, इबादत खाना के संबंध में कौन कौन से लोग आते थे, हिंदू धर्म से कौन आता था, इस्लाम धर्म प्रतिनिधित्व करता, जैन का कौन करता था, बौद्ध का कौन करता था, इन सबको जानना है। तो जो गैमेट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट है पीजीटी वर्ष 2005 के जो दूसरी क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 33 पर जाइए, आपको संपूर्ण जानकारी यहां से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बल की भेंट नहीं दी जाती थी? ऑप्शन है इंद्र, बी है रुद्र, सी है अदिति, डी है अग्नि। तो बलि क्या होती थी देवताओं को? इनको पशुओं एवं अन्य वस्तुओं का दान किया जाता था। यह दान इंद्र को दिया जाता था, अदिति को दिया जाता था, अग्नि को दिया जाता था, लेकिन रुद्र को बलि भेंट नहीं की जाती थी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इनको क्या किया जाता था? खाद्य पदार्थों का गोला बना करके
का गोला बनाकर इन्हें अर्पित किया जाता था। इनको पशु या सामग्री नहीं दी जाती थी, बल्कि खाद्य पदार्थों का गोला बना दिया जाता था, वही इनके ऊपर अर्पित किया जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम, अदिति आदि को बलि भेंट की जाती है। बलि का तात्पर्य देवताओं को मवेशियों अन्य वस्तुओं का दान करना। ऋग्वेद में रुद्र को दूसरे देवताओं के बाद बलि नहीं दी जाती थी, उन्हें खाद्य पदार्थों को गोला बना करके अर्पित किया जाता था। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। इनका रूप मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों है। इनका स्वभाव अतिक्रोधी था। इन्हें मारुत और अश्विन का पिता माना जाता था। जैसे पूछे सूर्य के पिता कौन है, जिसमें द्वासा उत्तर सही था, दोष ना आकाश। उसी तरह से कभी पूछ लिया गया मारुत और अश्विन का पिता कौन है, तो रुद्र है। ये औषधि चिकित्सा के संरक्षक हैं। अथर्ववेद में इन्हें भूपति व नीलकंठ कहा गया है। किसको? रुद्र को। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है। धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है भागवत धर्म, डी है शैव धर्म। तो धर्म चक्र प्रवर्तन ये कह रहा है किस धर्म से संबंधित है। तो हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया में। यहां मिला था इनको ज्ञान। तो बोध गया से ज्ञान के बाद वो आ गए थे उर्वेला में। उर्वेला किसे कहते हैं? सारनाथ को। यही उर्वेला में मृग बहुत रहते थे, तो वह स्थान है मृगदाव। कौन सा स्थान है? मृगदाव। वहां पर वह 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जो श्रेष्ठी की पुत्री का खीर खाने से नाराज होकर के बुद्ध से चले आए थे। उनको 5 ब्राह्मणों को, जो 5 ब्राह्मण भगे थे, उनको पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश दिया, पहली बार उनको ज्ञान दिया। आपको जो ज्ञान मिला माता बुद्ध को, तो फर्स्ट टाइम किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। कहां दिया? सारनाथ के मृगदाव में दिया। इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन है, परिवर्तन, परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन इसी कहते हैं। ये चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज हम लोगों ने जो है वर्ष 2021 पीजीटी इतिहास में जो है 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन शेष हैं। एक और क्लास करेंगे, उसमें समाप्त हो जाएगा। दूसरा, आप लोग जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं वो अपने फीडबैक लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। साथ में अपना रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कॉन्टिन्यूअस पढ़ें, ब्रेक ना दें। चाहे आप 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए। आप लोग जो है क्लास में बने रहे हैं और क्लास का लाभ आपको मिल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।